नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए भारतीय अवाम ताकत दल पूरे देश में और अपने भारतीय भाई बहनों के मध्य भारतीयता आधारित जो इस राष्ट्र के लिए मूलभूत माने ज़रूरत है और नितांत आवश्यक है, उसके लिए निरंतर प्रयासरत है कि भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, आपसी अखलाक मोहब्बत, आपसी एकता, आपसी भाईचारा, आपसी सद्भाव सभी कुछ जो है भारतीयता आधारित, क्योंकि हमारा ये राष्ट्र जो है ये भारतवर्ष है। अब देखिए कुछ लोग इस भारतीयता की अवधारणा का हम सबको नहीं करते हैं। जहाँ एक और हमारे यानी इस भारत के कोने कोने से ये इस संबंध में एक समर्थन ही नहीं बल्कि उसमें शामिल भी हो रहे हैं और इन विचारों को आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं और इसमें शरीक कर हो ही रहे हैं और देश के और हमारे मुल्क की मजबूती के लिए और उसको महफूज रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए इसको नितांत आवश्यक मान रहे हैं। वहीं कुछ तत्व जो अपनी विखंडनकारी दुकानें या हरकतें को खतरा देखते हुए मन उनके समझ में आ रहा है कि जिसमें पूरे देश में भारतीयता आधारित एकता, इखलाक मोहब्बत और भाईचारा और आपसी सद्भाव, आपसी जो है माने विश्वास, आपसी भरोसा, यकीन सब कुछ आ जाएगा, तो इनकी जो विखंडनकारी जो दुकानें हैं या हरकतें हैं उनका क्या होगा। वो तरह तरह से जो है ये कुतर्क लेकर के पहुंच जाते हैं। तो कुछ और वो तत्व ही नहीं जो बड़े बड़े संगठनों के जो मुखिया हैं वो तक जो है वो इसके विरोध के तर्कहीन अंधेपन के कारण जो है कई कुतर्कों के साथ वो पहुंच जाते हैं। और जैसे कि वो आरएसएस का मुखिया प्रमुख, आरएसएस प्रमुख बोलते हैं मोहन भागवत, भारतीय अवाम ताकत दल कह रहा है
कि हमारे देश में भारतीयता आधारित एकता होने की आवश्यकता है, ये कह रहा है। एकता ही नहीं, और भी जो मार्मिक उसके पहलू हैं, भाईचारा भी है, सद्भाव भी है, और यहाँ तक कि जो गंगा जमुनी तहजीब भी है, दुआबी संस्कृति भी है, सब कुछ भारतीयता आधारित होने की आवश्यकता है, और हमारे देश के लोग इसको महसूस भी कर रहे हैं। तो वो आरएसएस प्रमुख जो है मोहन भागवत क्या कह रहा है, हाँ हिंदू मुस्लिम के बीच में एकता होनी चाहिए। तो फिर वो अपने एजेंडे पर चलाता है, हिंदू मुस्लिम में एकता होनी चाहिए, क्योंकि दोनों का डीएनए एक है। दोनों का डीएनए क्यों एक है कि ये बराबर वो सब एक प्रचार करते रहे हैं कि भारत में जितने भी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं वो परिवर्तित हैं, वो कन्वर्टेड हैं। तो इस तरह की भारतीय वाम ताकत दल सभी लोगों को भारतीयता के आधार पर एक करना चाहते हैं, और ऐसे लोग जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, और उसमें भी डीएनए ला करके अपने उसी जो उनकी जो कुत्सित मानसिकता है उसी मानसिकता आधारित अपने उन विचारों और तर्कों पर उतर आता है। तो एक तो रहा ये आरएसएस का, कुछ इससे नाराज होकर के और बहुत क्रोधित होकर के बीजेपी के कुछ, मैंने हम सभी तो नहीं, कुछ जो है सिखाए पढ़ाए जो है वो छुट भैये आते हैं, कहते हैं कि एकता के कुत्ते। कुछ उनके मन में भ्रांति रहती है कि भाई वाकई में यदि भारतीयता आधारित एकता और सद्भाव स्थापित हो गया तो उनके बगल में सभी लोग बैठ जाएंगे, और उनको संबोधित कैसे करते हैं, ये मूल्य भी बैठ जाएंगे, ये चमार भी बैठ जाएंगे। भारतीय वाम ताकत दल पूरे देश में भारतीयता आधारित एकता भाईचारा ही स्थापित नहीं, इतना ही स्थापित नहीं करना चाहता है, बल्कि सभी नागरिकों को बराबरी के आधार पर भारतीय नागरिक की प्रतिष्ठा और इज्जत भी बख्शना चाहता है। ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। सभी भारतीय भाई बहनों को भारतीय नागरिक का या बराबर यानी बराबरी के आधार पर भारतीय भाई बहन की इज्जत और प्रतिष्ठा दोनों बख्शना चाहता है सभी भारतीय भाई बहनों को। ये इसका उल्लेख करना इसलिए ज़रूरी है कि अभी जो मानसिकता है, कौन मानसिकता, वही सामंतशाही सोच, फ्यूडलिस्टिक एटीट्यूड, संभ्रांतवादी सोच, जो कि हमारे भारतीय समाज के कुछ तबकों को ये सोच जो है वो बख्शना नहीं चाहती। और वो सोच जो है वो उनके व्यवहार में भी दिखता है। तो इस देश में जो सामंतशाही सोच है और संभ्रांतवादी जो सोच है, हमारे भारतीय समाज में उस तबके जो कि भूतकाल में इन्हीं तत्वों के द्वारा जो है हजार साल तक जो है वो आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण, राजनीतिक शोषण, शैक्षणिक शोषण और यहाँ तक कि इज्जत का भी शोषण के द्वारा हजार साल तक उनको बहुत घाव मिले हैं। उनको शूद्र बोल करके हर तरह से एक नारकी जीवन
नारकीय जीवन जीने को मजबूर किया गया। और यही सामंतशाही सोच और यही साम्राज्यवादी सोच उसको अपनी गलती नहीं मानता। देखिए, अपने इस देश में जितने भी साम्राज्यवादी सोच वाले हैं वो अपनी गलती नहीं मानते। भारतीय जनता दल के इस प्रयास अभियान को अपनी दुकान बंद होने के खतरे को देखते हुए ये तरह की माने साजिश तरह के जुगत में लगे हुए हैं, लेकिन वो अपने अपराध को गलती नहीं मानते। जैसे ये जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, आज तक एक तो मैंने इस तथ्य को किस तरह से उसने ढका और जो सहायक उसके तत्व हैं और संगठन हैं उनके द्वारा ढकवाया, और उसको ढकने के लिए इसे जीएनपीसी यानी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज या जिसे हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन अभी भी कांग्रेस कहते हैं, लेकिन कांग्रेस उसके लिए वो उपयुक्त संबोधन नहीं हो सकता। उसका जो चाल चरित्र और चेहरा है उसके अनुसार यही जो है शब्दावली जो है वो उचित और वाजिब है कि वो गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज से ही है, जीएनपीसी। तो जीएनपीसी आज तक ये अपराध नहीं माने कि आज़ादी की लड़ाई के नाम पर कांग्रेस जो है हमेशा देशवासियों के साथ छल करती रही। छल कैसे? कि वो अंग्रेजी सरकार की मुखबिर और दलाल, चमचा और दामाद की तरह जो है हमेशा उसका व्यवहार रहा है। वहीं पर जिन अमर शहीदों ने आज़ादी की जंग में अपने प्राण दिए, अपने प्राणों की आहुति दी, सर्वस्व न्यौछावर किया भारत माता की बलिवेदी पर, उनको हमेशा दरकिनार किया। उनका महत्व और उनकी जो देशभक्ति के जो जितनी भी उनके कृतियां हैं वो जनता में ना आए, जनता में और आम जनता में लोकप्रिय ना होने पाए, इसकी बहुत बड़ी साजिश। ये दोनों अपराध तो कांग्रेस आज तक नहीं मानी। कांग्रेस उसको कबूल नहीं करती। अंग्रेज जब और अंग्रेजों को भगाने में भी इन सबों की कोई भूमिका नहीं थी, वो भी झूठ बोलते रहे। 15 अगस्त जो है जिसको कि आज़ादी का दिवस के रूप में ये सब मनवाते हैं देशवासियों से, वो 15 अगस्त जो है आज़ादी का दिवस है ही नहीं। देखिए, इस समझ में यही तो बताया जा रहा है कि ये बीजेपी जो है वही जो इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप है, ऐतिहासिक अभिशाप है, उसी के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्हीं सब बातों को अपनाते हुए और भारत विरोधी सभी मान्यताओं को अपनाते हुए एक झूठे राष्ट्रवाद का वो दम भर रही है बीजेपी। और इस संबंध में भारतीय जनता दल बस यही बताना चाहता है कि इनकी असलियत को जब जनता के सामने लाया जा रहा है तो ये भारतीय देखिए इस संबंध में कई हमारे भारतीय भाई बहन और देश के कोने कोने से
उनका ये भी विचार था, उनका ये भी विचार है, और कई लोगों ने इस तरह से कहा कि भारतीय जनता दल आज 3-4 साल से कम से कम यूट्यूब के वीडियो के पैगाम के माध्यम से जो देश में एकता भाईचारा जो कि इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कोशिश कर रहा है, तो कम से कम जो अपने को राष्ट्रवादी कहता है बीजेपी वाले, तो वो जरूर ये संपर्क करते हैं कि साहब हम भी तो राष्ट्रवाद चलाते हैं, हम भी राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं और आप भी करते हैं, बोलिए। और आकर वो मिलते कहते कि साहब हमें क्या कमी है, या आप जो कह रहे हैं इसमें ये कमी है, क्यों न दोनों लोग कमियों को दूर करके जो बेहतर हो सकता है राष्ट्रवाद के विषय में, देशभक्ति के विषय में और इससे मुतल्लिक और भी चीज़ों में करने के लिए वो संपर्क करते हैं, लेकिन वो विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उनका राष्ट्रवाद बिल्कुल छद्म है और देश को छलने वाला है, और उनकी देशभक्ति भी छद्म है और देश को छलने वाली है। और ये एक और वो चलाते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, वो भी छद्म है और छलने वाली है। तो ये इनकी हालत है। तो इसीलिए जो है जो भारतीय जनता दल पूरे देश में भारतीय एकता वो जो है भारतीय एकता के लिए तो प्रयास कर ही रहा है। इस भारतीयता के आधार पर ही जो है वो देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, जनभक्ति, मतलब कि मुल्क परस्ती और अवाम परस्ती सब कुछ जो है भारतीयता आधारित। लेकिन जो बातें सामने धीरे धीरे मन खुल के आ रही हैं, इस बीजेपी का राष्ट्रवाद जो है उसकी असलियत यह आई कि वो बीजेपी के राष्ट्रवाद का असलियत यह आई कि यह राष्ट्रवाद के नाम पर देश के सभी भारत के सभी दुश्मनों को, यानी भारत के सभी दुश्मन रूपी सांपों को या नागों को ये दूध पिला रहे हैं और उसको पुश कर रहे हैं, और वो नाग जो है बराबर इस देश को डस रहे हैं, काट रहे हैं, यानी देश विरोधी हरकतों में हम हमेशा लिप्त हैं। अब एक परिचर्चा जो कि वो यूट्यूब पर डाला गया था, वो देखा गया, और वो क्या था कि अमन चोपड़ा पत्रकार है जो कि जी न्यूज़ में पहले था, और वो इसमें न्यूज़ 18 इंडिया में आ गया है, और वो एक कार्यक्रम लेके आया था शायद 8 बजे कि हम देश को नहीं झुकने देंगे, हाँ देश नहीं झुकने देंगे। हालांकि एक देश नहीं झुकने देंगे ये किसी समय ये हमारे मोदी महोदय जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं उनका वक्तव्य था। तो उन्हीं के वक्तव्य की नकल करते हुए ये अमन चोपड़ा जो है जो जब से न्यूज़ 18 इंडिया में आया है तो इसी शीर्षक पर, इसी कैप्शन पर, इसी हेडिंग पर वो कार्यक्रम चलाता है कि देश नहीं झुकने देंगे। तो उस परिचर्चा में एक आरएसएन सिंह हैं जो कि भूतपूर्व राह अधिकारी हैं, शायद इसके पहले शायद वो मिलिट्री में रहे हैं, और उनके विचार भी बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जीडी बख्शी वगैरह का उनका साथ वो है, और ये भी सराहनीय है। तो पहली बार ये देखा गया कि क्या आरएसएन सिंह साहब जो है, जो आलोक शर्मा है प्रवक्ता जीएनपीसी का, उसको
उसको माकूल जवाब दे रहे थे और वो तिलमिला रहा था। भारतीय अवाम ताकत दल का RSN सिंह जो है, ऐसे प्रतिष्ठित वो जागरूक नागरिक से बस यही निवेदन करना चाहता है कि सिंह साहब, जब आप इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं तो आधी अधूरी मत लड़िए न, मतलब आधी अधूरी लड़ाई मत लड़िए। कहने का तात्पर्य है कि वो सिर्फ जनपद, यानी 10 जनपद, मतलब जो सोनिया गांधी का वो निवास है, वहीं तक वो मुश्किल से पहुंच रहे थे। RSN सिंह साहब, आपसे भारतीय अवाम ताकत दल आदरपूर्वक ये कहना चाहता है कि जब आप इस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो जो आलोक शर्मा है वो है GNPC का एक छोटा मोटा प्रवक्ता है। GNPC की असलियत क्या है, वो कितना बड़ी अभिशाप है, और वो अभिशाप शुरू होता है मोहनदास करमचंद गांधी से। और मोहनदास करमचंद गांधी में तो थोड़ी बहुत गनीमत आप मान भी सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा गद्दार वो नेहरू, वहां से शुरू करिए ना, हिम्मत दिखाइए ना। इस यानी भारत विरोधी और भ्रष्ट, देश को लूटने वाली डकैत ये GNPC, और तो सारा उसका चरित्र का, और मैंने जो इस तरह का अभिशाप है भारत के लिए, तो उस अभिशाप का जो इतना बड़ा जो वट वृक्ष है, उसकी छोटी छोटी पत्ती नोचने से क्या फायदा। वो पत्ती नोच करके वो आलोक शर्मा से बहस करने से क्या फायदा। पूरे उसका जो वृक्ष है उसकी बात करिए, उसको उखाड़ने की बात करिए। जब वो उखड़ेगा तो ये मान के चलिए, या मानिए कि कितने आलोक शर्मा इसमें जो है वो बह जाएंगे और उनका अता पता नहीं लगेगा। तो जो कुछ भी करिए, जो है मैंने जो कुछ भी करिए, वो आपकी जंग और आपकी लड़ाई जो है संपूर्ण होनी चाहिए, और लक्ष्य ये होना चाहिए कि इससे संबंधित, माने GNPC से संबंधित जितने भी अभिशाप हैं, देश के खिलाफ गद्दारी का, देश को लूटने का, देश की संस्थाओं को बंधक बनाने का, और हमारे भारतीय भाई बहनों को नारकीय जीवन देने का, और उनको मानसिक गुलाम बनाने का, ये तमाम उसके अभिशाप। तो नेहरू की जो असलियत है, नेहरू की जो गद्दारी है, वहां से शुरू करिए ना। देखिए, भारतीय अवाम ताकत दल, जिसके पास यानी संसाधन की बहुत बड़ी कमी है, लेकिन ये कमी होने के बावजूद भी जो उसके पीछे जो दो ताकत है, एक तो अवाम, इस देश के अवाम जो है, इस देश के अवाम भारतीय अवाम ताकत दल के पीछे है, और उससे भी बड़ी ताकत है कि जो हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त, जो हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडिलू,
जो है ये इनसे जो प्रेरणा मिलती है वो ताकत है भारतीय जनता दल की, जो कि साधन विहीनता की भी स्थिति में इन सारे भारत विरोधियों और भारत के दुश्मनों, जो अधिकांश राजनीतिक दलों के वेश में है, जिसमें बीजेपी भी है, जेएनपीसी तो खैर है ही, वो जो है गांधी नेहरू, अच्छा एक तो उसको कांग्रेस कहना भी छोड़ दीजिए। आरएसएन सिंह साहब इस कांग्रेस को कांग्रेस कहना, माने इस जेएनपीसी को कांग्रेस कहना छोड़ करके आप उसको जेएनपीसी कहिए। गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी, ये है उसका गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी काकस। और इतना ही नहीं, बीजेपी के कुछ प्रवक्ता, खास करके जो वो प्रेम शुक्ला, वो कभी कभी जेएनपीसी का उच्चारण करते हैं। गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी का जो चौकड़ी काकस का उच्चारण करते हैं, लेकिन एकाध उच्चारण से बात नहीं बनती है। एक अस्थाई जो है वो नीति होनी चाहिए, आदत होनी चाहिए, संस्कार होना चाहिए। वो करने को तैयार नहीं। और खासकर जिसके वो प्रवक्ता है प्रेम शुक्ला, वो प्रेम शुक्ला भी जानते होंगे कि उनकी जो पार्टी बीजेपी है, वो इस जो अभिशाप जेएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी काकस, जिसका कि सतही रूप में प्रेम शुक्ला जैसे लोग एक विरोध करते हैं, उसकी ये रक्षा कवच है, उसकी रक्षा कवच, उसके लिए शील्ड है, उसके लिए गाउंटलेट है ये। तो और पहली, अच्छा, और आरएसएन सिंह साहब, भारतीय अवाम ताकत दल ने देखा कि पहली बार किसी ने जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी काकस के प्रवक्ता आलोक शर्मा को इस तरह से आईना दिखाए जवाब दिया और माकूल जवाब दिया। वरना तो बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता दिखाई देते हैं, चाहे वो समित पात्रा हो, हिमांशु त्रिवेदी हो या कोई भी हो, इन जेएनपीसी के प्रवक्ताओं, कौन जेएनपीसी, जो कि इस देश के सबसे बड़ी अभिशाप राजनीतिक संगठन है, वो प्रवक्ता बिल्कुल माने झूठ के आधार पर पूरा दहाड़ते रहते हैं। और उनके आगे ये बीजेपी के प्रवक्ता जो है बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह या भीगी बिल्ली बन जाते हैं। तो कम से कम पहली बार देखा गया कि आपने आलोक शर्मा को माकूल जवाब दिया और आईना दिखाया। तो इसमें भारतीय जनता दल बस यही कहना चाहता है सिंह साहब कि जेएनपीसी के असली चरित्र और जो उसके भ्रष्ट होने का और जो उसके देश के साथ गद्दारी करने का जो बहुत बड़ा वृक्ष है, उसको उखाड़ने की बात करिए। नेहरू की गद्दारियों के विषय में देश के सामने जो है उसको बेनकाब करिए। और ये बहुत जो आपने नौकरी भी किया है राव में, और भारत सरकार के अधिकारी भी रहे, मिलिट्री में भी रहा, और इसके बाद जो है अब शेष जीवन जो है देश को जगाने में जो आप लगा रहे हैं, तो पूरा लक्ष्य जो है तब सधेगा जबकि नेहरू की गद्दारियों से शुरू करेंगे। और नेहरू की गद्दारियां अनंत है, ये आप भी जानते हो। तो नेहरू की गद्दारियों को देश के सामने लाना, सिंह साहब, ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय कर्तव्य है। तो भारतीय जनता दल का संदेश यदि आप तक पहुंचता है और भारतीय जनता दल की संवेदनशीलता इस विषय के प्रति कि आप जो है और देश को यदि एक करना है, तो जो है नेहरू की गद्दारियों से आप शुरू करें और नेहरू को बेनकाब करने में और उसके गद्दारियों को बेनकाब करने में आप साहस दिखाइए। और जो है और वो यानी उत्कंठा भी आप दिखाइए, तब तो लक्ष्य पूरा होगा। और एक बात और जो महत्वपूर्ण जो बात छूट रही थी
पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ से आपका जो है आपको उससे नाता तोड़ना होगा। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ये खतरनाक किस्म का वो व्यक्ति है या तत्व है जो हमारे देश में एकता और भाईचारा को नष्ट करने के लिए पता नहीं किसकी वो एजेंसी वो पकड़ रखा है। कभी कभी तो लगता है कि ये जेएनपीसी वालों का है, तो कभी कभी लगता है कि ये मैंने बीजेपी वालों का है, कभी कभी लगता है कि वो इन कम्युनिस्टों का है। तो इन तीनों में से किसी न किसी का जरूर है। चूंकि ये तीनों की तीनों, बीजेपी वाले भी, जेएनपीसी वाले भी और कम्युनिस्ट वाले, हमेशा चाहते हैं कि हमारा देश ये कमजोर रहे। इसलिए हमेशा वो नफरत जो है वो बराबर जो है वो इस देश में नफरत फैला करके हमारे भारतीय समाज को और हमारे भारत को कमजोर करना चाहता है। वस्तुतः ये एजेंडा तो वास्तव में कम्युनिस्टों का है। तो इसलिए पूरा शक जाता है कि इस जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, चीन की ही फंडिंग पर देश में नफरत फैला करके भारतीय समाज को और भारत को जो कमजोर करने की जो दिन रात जो है वो षड्यंत्र कर रहा है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि वो चीन की फंडिंग पर ऐसा करता होगा और कम्युनिस्टों का वो एजेंट हो सकता है। वैसे तो इस देश को कमजोर करने में जेएनपीसी भी यानी कोई कोर कसर छोड़ती नहीं है, तो उसका भी हो सकता है। लेकिन वो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा अनर्थ। ये तो आप भी जानते होंगे और पूरा देश जानता है कि सबको साथ में रहना, और जो कुछ यदि आप हो या कोई जो कुछ उपद्रवी तत्व आपको इस्लाम आस्था से दिखाई पड़ते हैं, ये भी आपको स्पष्ट करना। और वैसे जो है जो 1000 से अधिक वीडियो वो जारी हो चुके हैं। तो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से कुछ उपद्रवी और कट्टरवादी और भारत विरोधी तत्व आपको दिखाई देते हैं। भारतीय जनता दल ने कई बार अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को भी और शायद यदि आपने वीडियो देखा होगा तो आपको भी यह स्पष्ट किया है कि वो जो, फिर से मैं कह रहा हूं कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो कुछ कट्टरवादी, कुछ असामाजिक, हिंसक और भारत विरोधी और उपद्रवी तत्व जो भी हैं या दिखाई भी पड़ते हैं, वो सब के सब जो है इसी जेएनपीसी और इसी टीएमसी और इसी जो है वाम दल या कुछ जो है ये सपाइयों के समाजवादी पार्टी के लोग, इनके ही एजेंट हैं वो। और ये जो है जेएनपीसी वाले, वाम दल वाले, टीएमसी वाले और समाजवादी पार्टी वाले या आरजेडी के जो एजेंट हैं, कौन एजेंट हैं? हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों तबके के जो उपद्रवी, असामाजिक, कट्टरवादी, भारत विरोधी और हिंसक तत्व हैं। तो वो एजेंट हैं इनके, और इन्हीं एजेंटों के सब पालते भी रहते हैं और हर तरह से समर्थन होता है, और इन्हीं से वो उपद्रव भी करवाते हैं, हिंसा भी करवाते हैं, उन्हीं से पत्थर भी फिकवाते हैं। तो यदि इतनी समझ जो है आप जैसे लोगों को भी हो जाए, तो पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को जब ये निशाना बनाते हैं, ये कट्टरवादी तत्व यहाँ इस ओर से, मतलब हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले या कभी हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की ओर से कुछ ऐसे जो कट्टरवादी सोच के होते हैं, पूरे के पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को लपेटते हैं, निशाना बनाते हैं। तो शायद यदि ये अस्पष्टता हो जाए, जो कि अभी बताया गया है, तो हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो कट्टरवादी तत्व हैं
और कभी कभी हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के भी कुछ कट्टरवादी तत्व होंगे, जो कि गतिविधि किसकी रहती है, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के, जो वो कट्टरवादी, असामाजिक और हिंसक भारत विरोधी तत्व हैं, जो कि इसी जीएनपीसी समाजवादियों के द्वारा, टीएमसी के द्वारा, आरजेडी के द्वारा और वामपंथियों के एजेंट होते हैं और ये उनको पालते हैं। इतनी सी समझ विकसित हो जाए तो हमारे जो हिंदू सनातन के कट्टरवादी तत्व हैं, जो बराबर उनके बहाने पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को जो निशान बनाते हैं, उनकी गतिविधियों पर काफ़ी रोक लग जाए, काफ़ी रोक लग सकती है। तो इस तरह की समझ विकसित होने की बहुत ज़रूरत है। तो वही अनुरोध जो है भारतीय जनता दल आपसे भी कर रहा है कि इसी समझ से काम लेने की आवश्यकता है, बजाय कि पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को निशान बनाने के बजाय सिर्फ उन तत्वों की और उन तत्वों के जो ये समर्थक हैं। तो निदान जो है, अच्छा, और वो तो तत्व हैं, लेकिन जो समर्थन देने वाले हैं, ये वाम दल, टीएमसी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, इनको नष्ट में नाबूद करने की आप सोचिए ना, उनके खिलाफ आक्रामक होइए। मतलब कि हमारे पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के पर निशाना बनाने का जो कुछ कट्टरवादी तत्व जो इस तरह का तरीका जो अपनाते हैं, उस तरीके से दूर जो अभी बताया गया है, जीएनपीसी, वाम दल, टीएमसी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, ये जब समाप्त हो जाएंगी, अपने आप जो है वो उस तरह के तत्व जो अभी बताया गया है अपने आप समाप्त हो जाएंगे या पस्त हो जाएंगे। तो इस मर्म को, इस रहस्य को आप जैसे लोग जब समझेंगे तो एक स्वस्थ दृष्टिकोण का और रणनीति का विकास होगा। तो लेकिन एक बात और है कि ये चैनल वाले जो है वो, और आप भी जानते होंगे और हमारे भारतीय भाई बहन भी जानते होंगे, ये टीवी चैनल वाले इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप ये जीएनपीसी के प्रवक्ताओं को बुलाते क्यों? क्या साबित करना चाहते हैं? इसी से तो इन सबों का मन वो बढ़ा हुआ है कि ये देश को बांटेंगे, देश का विभाजन करेंगे और उस विभाजन को नाम देंगे देश की आज़ादी का नाम, और देश के विभाजन का इल्जाम जो है कि किसी और के मत थे, और सत्ता हथियाने के लिए देश विभाजन का जो अपराध जो देश के साथ गद्दारी का उसको भी छिपाएंगे। और तमाम एजेंसियां खुली हुई हैं, यानी जीएनपीसी के जो भारत विभाजन का जो इतनी बड़ी गद्दारी और अपराध है उसको छिपाने के लिए, और इसका ठीकरा जो है किसी और के मत में मरने के लिए एक तो जीएनपीसी वालों ने चाटुकार इतिहासकारों की फौज खड़ी की हुई है। चाटुकार जो है वो चाटुकार बौद्धिक वर्ग की फौज खड़ी की हुई है, चाटुकार पत्रकारों की और चाटुकार मीडिया की फौज खड़ी करके अपने सभी भारत विरोधी जो है वो जितने भी गद्दारी के पाप हैं उसको ढकने के लिए और उनके लिए एक झूठी महिमा मंडन का एक वातावरण बनाने के लिए। तो ये सब जो है जो ये पत्रकार हैं, चाटुकार पत्रकार, जीएनपीसी के चाटुकार मीडिया वाले चाटुकार जो है वो, और ये इतिहासकार बौद्धिक वर्ग, यह भी जीएनपीसी की तरह जो है वो इस देश का अभिशाप है। आप कहेंगे कि आपका सवाल हुआ कि कौन चाटुकार माने वो इतिहासकार है? जी हाँ, बिपिन चंद्रा, हिमाचल प्रदेश वाला,
जो कि मरने के पहले जो है एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट का वो चेयरमैन था। तो वो सबसे बड़ा चाटुकार था। वो अंग्रेजी में ही वो लिखता है, वो बाद में वो हिंदी में उसका संस्करण आया। और ये जितने भी हैं सब अंग्रेजी में ही लिखते हैं और अंग्रेजी में ही बोलते हैं, बाद में मजबूरी में वो बोलते हैं हिंदी में। तो बिपिन चंद्रा सबसे आगे है। इसके बाद मृदुला मुखर्जी और ये वो रोमिला थापर, ये सब जो है जेएनयू में अड्डा जमाए हुए हैं। मृदुला मुखर्जी, रोमिला थापर, इरफान हबीब, रामचरण शर्मा और रामचंद्र गुहा और आरसी दत्ता, ये सब उसी जेएनयू में अड्डा जमाए हुए हैं। तो ये एनपीसी के चाटुकार इतिहासकार हैं। बौद्धिक वर्ग में भी आपको मिल जाएंगे। तो ये सब देश के खतरनाक शत्रु हैं सब। तो ये पूरी जानकारी आरएसएन सिंह जैसे लोगों को होनी चाहिए। और यदि यानी देश हित के लिए और देश को मजबूत के लिए यदि आप इस मैदान में उतरे हैं तो पूरा लक्ष्य साधने के लिए आप जो है वो प्रयास करिए, आधा अधूरा नहीं। सिर्फ आलोक शर्मा तो जो है जो इतना बड़ा वो वटवृक्ष है देश का अभिशाप वाला, उसकी महज एक छोटी सी पत्ती भी नहीं है। लेकिन जब ये पूरा पेड़ उखड़ेगा तो कितने आलोक शर्मा वो उसमें उड़ जाएंगे, उनका अता पता भी नहीं लगेगा। तो उस काम में लगिए ना। भारतीय जनता दल बराबर ये कह रहा है कि हमारे देश में जो कि एकता की इतनी आवश्यकता है, आपसी भाईचारे की आवश्यकता है, गंगा जमुनी तहजीब की आवश्यकता है और आपसी भाईचारे की आवश्यकता है। सिफत इस बात की है कि कोई भी राजनीतिक दल इस आवश्यकता पर कुछ भी जो है वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि आखिर वो कुछ लोग ये कहते हैं कि आखिर ये जो विखंडनकारी ताकतें जो कि राजनीतिक दलों के बेस में है वो क्यों इसकी बात करेंगे कि देश में एकता होनी चाहिए, देश में भाईचारा होना चाहिए, देश में आपसी सद्भाव होना चाहिए। ऐसा वो क्यों कहेंगे? क्योंकि वो तो मूलतः और मूलतः जो है और अपने कारनामों से देश में विखंडनकारी गतिविधियों में लिप्त है ना। और यही उनका भोजन कर लीजिए, इसी के आधार पर उनकी राजनीति चलती है। तो वो भला क्यों जो है देश में एकता होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, वो भी भारतीयता आधार है, इसकी बात क्यों करेंगे? और यदि करनी पड़ जाए, मान गले पड़ जाए, तो बहुत ही कृत्रिम और दिखावटी, सुपरफिशियल और जो है वो और शोइंग या पंपुअस के रूप में वो करेंगे। तो हमारे भारतीय भाई बहनों को भी समझना पड़ेगा और ये जागृति जो है वो इस स्तर की होनी चाहिए। ये कश्मीर फाइल्स बनाए थे वो विवेक रंजन अग्निहोत्री, शायद इसके पहले वो बनाए हुए थे
ताशकंद फाइल्स, इसके बाद उन्होंने बनाया कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स, एक तो उनका सबसे बड़ा अपराध ये है, विवेक रंजन अग्निहोत्री का, ताशकंद फाइल्स हो चाहे कश्मीर फाइल्स हो, ताशकंद फाइल्स में ये जो गद्दार इंदिरा गांधी है, कैसे कैसे साजिश किया शास्त्री जी को अपने रास्ते से हटाने के लिए, इस पर पूरा पर्दा जो है वो डाला गया है विवेक रंजन अग्निहोत्री द्वारा। यही तो है, तो निश्चित है कि वो बीजेपी प्रायोजित वो फिल्म है जिसमें कि थोड़ी बहुत लोकप्रियता हासिल करके बीजेपी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाना, लेकिन गद्दार इंदिरा गांधी को बचाना है, गद्दार नेहरू को बचाना है, जो है वो आपकी कश्मीर फाइल्स में भी। अब कश्मीर फाइल्स में ये दिखाते तो कश्मीर मसले पर नेहरू की जो गद्दारियां हैं उसको पूरा जो है ये विवेक रंजन अग्निहोत्री वो निकल जाते हैं। यही तो बीजेपी वालों का यानी कितना खतरनाक जो है वो देश विरोधी वो सोच है और हरकत है। जितनी खतरनाक जीएनपीसी है उससे भी अधिक खतरनाक बीजेपी वाले हैं कि इस जीएनपीसी को बचाने के लिए क्या क्या साजिशें करते हैं। धारा 370 इन सबों ने हटाया, धारा 335 से हटाया, ये देश के लिए आवश्यक था। उन दोनों को हटा करके देश में तमगा लूटा, चुनाव जीते, सत्ता हथियाए, लेकिन उस पर जो नेहरू की जो गद्दारियां हैं, ये अमित शाह और मोदी महोदय बीजेपी वाले जो है वो निकल गए। यही तो गद्दारी है बीजेपी वालों की देश के खिलाफ। और फिर यानी इनको लगाया विवेक रंजन अग्निहोत्री को, ताशकंद फाइल बना रहे हैं और वो कश्मीर फाइल बना रहे हैं, लेकिन गद्दार इंदिरा गांधी की जो साजिश जो है लाल बहादुर शास्त्री को अपने रास्ते से हटाने के लिए, और गद्दार नेहरू की जो है कश्मीर मसले पर गद्दारी को, दोनों पहलुओं को ये विवेक रंजन अग्निहोत्री जो है, चाहे वो ताशकंद फाइल्स हो चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, निकल गए। तो ये बीजेपी की एक बहुत बड़ी साजिश का जो है वो ये परिणाम है, ये ताशकंद फाइल्स जो है और वो ये कश्मीर फाइल्स। लेकिन उसमें जो एक संदर्भ आता है वो कम्युनिस्ट वाले कहते हैं, जेएनयू वाले कहते हैं कि मोदी जी भले प्रधानमंत्री बन गए हैं लेकिन इकोसिस्टम तो मेरा है। तो इतनी बात तो सत्य है। प्रधानमंत्री बनने से क्या होता है, पूरी यानी जुडिशियरी में कुछ अपवादों को छोड़ करके जो ये जीएनपीसी वालों ने, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस वालों ने वालों ने अपने एजेंट माने जीएनपीसी के एजेंट और वामपंथियों के एजेंट जो है वो ठूसे हुए हैं इसी उच्च न्यायपालिका में। उच्च न्यायपालिका से मतलब हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में। और जब से ये कॉलेजियम सिस्टम बन गया तो उन्हीं जीएनपीसी के एजेंट और कम्युनिस्टों के एजेंट के अंडे बच्चे ही जो वो उसमें प्रवेश भी कर रहे हैं और आगे वो एलिवेट भी हो रहे हैं। और ये अकेले मैं नहीं कर रहा हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक माननीय न्यायमूर्ति थे पांडे जी, उन्होंने भी कहा कि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो कितना बड़ा अभिशाप है इस न्यायपालिका के लिए भी और देश के लिए भी। तो और इस प्रकार ब्यूरोक्रेसी में, कर्मचारियों में ये जीएनपीसी
वाले और वामपंथी समर्थित तमाम वो तत्व हैं, जो आईएएस मंडली है, जो आईपीएस मंडली है, ब्यूरोक्रेसी है, तो जेएनपीसी समर्थित या उसकी मानसिकता के या उसके एजेंट भरे पड़े हैं। वही हाल जो है जो इतिहासकार हैं, जो बौद्धिक वर्ग है, कभी तब का। और ये चीज भारतीय जनता दल आज जो है आज 4 साल से बता रहा है। तो ये बीजेपी वाले उस पर गंडुल मार के बैठे हुए हैं, इसलिए कि जेएनपीसी बेनकाम ना हो जाए। तो जेएनपीसी की रक्षा के लिए ये बिल्कुल इनकी घिघी बंद हुई थी। लेकिन आज होते होते जो कबूल कर रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी महोदय जैसे लोग, और कैसे कबूल कर रहे हैं, अब वो वक्तव्य दे रहे हैं कि इस कांग्रेस ने 17 सालों में जो है कई लैंड माइंस, बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं। अब ये कहना शुरू किया। भारतीय जनता दल कब से कह रहा है कि इनके एजेंट जो है वो न्यायपालिका में, ब्यूरोक्रेसी में, बौद्धिक वर्ग में, मीडिया में सब जो है वो ठूसे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। तो एक सतही तौर पर अब वक्तव्य आ रहा है सुधांशु त्रिवेदी महोदय जैसे लोगों के द्वारा कि इस कांग्रेस ने देश में कई बारूदी सुरंगें वो बिछा रखी। तो किस तरह से ये सब बीजेपी वाले और सुधांशु त्रिवेदी वगैरह देश को धोखा दे रहे हैं। प्रश्न जो है सुधांशु त्रिवेदी का नहीं है, बीजेपी किस मानसिकता से इस देश को छल रही है, हमारे भारतीय भाई बहनों को देखने की आवश्यकता है। और एक विशेषता और, भारतीय जनता दल अध्ययन करके क्या क्या तथ्य जो है अपनी आवाम के सामने, अपनी आदरणीय भारतीय आवाम के सामने ये रख रहा है, दिन प्रतिदिन रख रहा है, और कम से कम 1 घंटे से ऊपर या 1.25 घंटे के आसपास वीडियो में ये सब दे रहा है। उन तथ्यों का बीजेपी के द्वारा और किसी भी दल के द्वारा कोई महत्व नहीं, न तो महत्व है, न तो कोई टिप्पणी है, न तो ये भी है कि भाई इनकी ये गलत कहा जा रहा है। सिर्फ अब जैसे नीतीश कुमार के विषय में कल बोला गया, कितना बड़ा अभिशाप है इस देश की राजनीति के लिए भी, देश के लिए भी। और उसका जो चरित्र रहा है उसका जो चरित्र रहा है कि ये कहावत है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। उसको आगे बढ़ाने में जॉर्ज फर्नांडिस साहब का बहुत बड़ा हाथ है। तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब को उनके अंतिम वक्त में क्या बर्ताव किया इसने, क्या गद्दारी किया इसने नीतीश कुमार ने, और देश के साथ गद्दारी क्या कि कभी जो है वो लालू प्रसाद से मिल जाएगा, और लालू प्रसाद से पहले जो है उसकी पूरी आलोचना जंगल राज, फलाने राज, गुंडा राज, माफिया राज, वो जो बोलते बोलते नहीं तो थकेगा, जो है पानी पी करके वो कोसेगा, यानी वो थूकेगा, और फिर कुछ समय बाद उसी थूके हुए को चाटेगा। हालांकि ये शब्द कहने में बुरा लगता है, मानता हूँ, मर्यादा का और जो है वो शिष्टाचार का उल्लंघन हो रहा, लेकिन सभी लोग जान लें, हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जान लें, और जेडीयू समर्थित लोग भी जान लें कि उसकी ये करतूत जो है, जो जिन शब्दों का मैंने प्रयोग किया है उससे कहीं ज़्यादा घिनौने और घटिया है। मजबूरी यह है कि इसके अलावा कोई शब्द ही नहीं है। तो और ये भी बोला गया था कि बीजेपी जो है इतने बड़े अभिशाप को क्यों साथ रखी, 4 बार इसके साथ में रहे।
वो चर्चा बार जो है इसके साथ जो है एनडीए के गठबंधन में रहा। और जब रहा, जब ये नीतीश कुमार जो है एनडीए गठबंधन में बीजेपी के साथ रहा, तब बीजेपी वालों को नीतीश कुमार में कोई बुराई नहीं दिखी। जब ये अपने स्वार्थ बस अपना और नया चारागाह खोजने के लिए नीतीश कुमार जब इनको बीजेपी वालों को लात मार कर निकल जाता है, तब बीजेपी वालों के इसमें जो है वो बुराई दिखने लगती है कि यू टर्न वाले हैं, पलटू राम है, फला। लेकिन यू टर्न पलटू राम तो छोटी बात है। यह देश के लिए, देश की राजनीति के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है ये नीतीश कुमार। और ये बेहयाई के साथ जातिवाद जो है, जो कि इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए जहर है और सबसे बड़ा अभिशाप है इस मुल्क के लिए, जातिवाद जो है, उसके समर्थन में जातिवाद को उचित ठहराता है, कहता है कि जातिवाद तो एक हकीकत है। तो कितना बड़ा ये देशद्रोही है ये नीतीश कुमार, जो कि जातिवाद को जो है उचित ठहराता है। और इस बेवकूफ मालूम नहीं है कि जब जिस संविधान का शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बना 4 बार, तो संविधान कहता है कि हम भारत के लोग, जाति की बात तो वहाँ है ही नहीं। बेवकूफ नीतीश कुमार। तो इतनी बात जब बताई जाती है तो जेडीयू के कुछ सिखाए पढ़ाए कुछ आते हैं छोटे भाई, ये कहते हैं कि हमारे मामले में दखल मत दीजिए। देखिए, अरे भाई, वो तुम्हारा ही वो तुम्हारा ही मामला कैसे हो गया? सार्वजनिक जीवन में एक बार सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी कि इन पब्लिक लाइफ नथिंग इज प्राइवेट। कोई प्राइवेट नहीं है। जो भी गतिविधि नीतीश कुमार या जेडीयू वालों की है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। और मैं इस देश का नागरिक हूं और पूरी बात वो भी देश के परिप्रेक्ष्य में कहने का हमको पूरा अधिकार है। और इसमें जेडीयू जैसे लोग, नीतीश कुमार जैसे लोग उस अधिकार से कभी भी वंचित नहीं कर सकते। तो इस मुगालते में न रहे कि हमारा मामला उसका मामला है और उसमें हम दखल न दें। पूरा बेनकाब किया जाएगा। और भारतीय जनता दल इनको अच्छी तरीके से पाले हुए हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। यदि हमारे देश, हमारे मुल्क में यदि पूरी जागरूकता आ जाए भारतीयता के आधार पर, तो इस जो ये नीतीश कुमार जो पाले हुए हम एक मंसूबा कि इस देश के पीएम बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, एक वोट नहीं मिलेगा इनको। इस देश की जनता नीतीश कुमार जैसे लोगों को लात मार के बाहर करेगी। और इसी की आवश्यकता है, इसी की आवश्यकता है। इन सबों ने हमारे भारतीय भाई बहनों को मानसिक गुलाम बना करके, जातिवाद में इसमें बना करके जो वोट छीनने की साजिश जो है, साजिश सब जो है 60-70 सालों से कर रहे हैं, उस साजिश का खात्मा करना है। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे बिहार में रहने वाले जो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, वहाँ से ये जागृति शुरू हो गई कि इन जातिवादी सांपों को, नागों को कुचलिए। यदि आप नहीं कुचलेंगे तो आपको, इस देश को, भारतीय समाज को हमेशा ये डसते रहेंगे, काटते रहेंगे। तो इसके लिए बिल्कुल स्पष्ट होंगे कि इन जातिवादी नागों को कुचलना है। यदि नीतीश कुमार और आरजेडी को यदि हमारे बिहार के आदरणीय भारतीय भाई बहन भारतीयता के आधार पर एक होकर के कुचल देंगे, तो हमारे उत्तर प्रदेश के भी लोग, हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय भारतीय भाई बहन, ये वो समाजवादियों को और बहुजन समाजवादियों को भी, जो कि घोर जातिवादी हैं,
इनको भी कुचल देंगे। और साथ में जो पाखंडी ये राष्ट्रवादी बने हैं बीजेपी वाले, हाँ ये घोर जातिवादी, बीजेपी वाले हैं घोर जातिवादी, हम मुखौटा लगाए हैं राष्ट्रवाद का, तो इनको भी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन उत्तर प्रदेश के इनको भी कुचल देंगे। और ये देश हित में, आवाम के हित में इनको कुचलना बहुत जरूरी है। देखिए भारतीय जनता के दल जिसे बोलते हैं महंगाई महंगाई महंगाई, एक और क्या क्या, यदि ये पूरे नज़ारे से हट जाएं तो एक स्वस्थ वातावरण हो तो न तो कोई महंगाई की बात रहेगी, न तो कोई यानी बेरोजगारी की बात रहेगी। हम नहीं कहते हैं कि देखिए महंगाई जो है मान लीजिए कुछ होती भी है थोड़ा बहुत, ये मोदी महोदय तो महंगाई और भ्रष्टाचार, ये दोनों जो है आम आदमी को इतना डस रहे हैं और इतना काट रहे हैं और इतना परेशान किए हुए हैं, महंगाई और भ्रष्टाचार। ये मोदी महोदय दावा करते हैं कि हमने जो है सारा पेमेंट जो है डिजिटलाइज कर दिया और डिजिटलाइज कर दिया और जो है हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। सब झूठ बोलते हैं। जाके लोगों से पूछिए, वो कह रहे हैं कि साहब भ्रष्टाचार और बढ़ गया, भ्रष्टाचार और महंगा हो गया। महंगा से मतलब कि जो काम होता था 500 रुपये में, आजकल उसी के लिए 4000 5000 जो है वो देना पड़ता है। तो भ्रष्टाचार महंगा हो गया और उसको मोदी महोदय से बोलते हैं कि हमने जो है पेमेंट जो है जितना पेमेंट है वो हमने उसको डिजिटलाइज कर दिया और भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया। क्या झूठ बोलता है ये मोदी जो है देश के सामने। तो देश की जनता ये महंगाई में भी और जो महंगाई में भी और भ्रष्टाचार में वो पिस रही है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि देश में स्वस्थ लोग आएंगे, स्वस्थ दृष्टिकोण के लोग आएंगे, मूलपरस्त लोग आएंगे और जो है वो कर्तव्यनिष्ठ लोग आएंगे और जो है समर्पित लोग आएंगे, इस तरह की कोई समस्या नहीं होगी और विकास की गति भी तेज होगी। और इस विकास में हमारे सभी भारतीय भाई बहन वो भागीदार अपने को मानेंगे। और जो गरीब तबके के हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं वो उनको गरीबी का एहसास नहीं होगा, जो कि उनको सुविधाएं जो हैं वो उनकी आर्थिक हैसियत के अनुसार मिलेगी। नहीं सॉरी, आर्थिक हैसियत के ना, हाँ माने उनकी आर्थिक हैसियत को बगैर देखे हुए, आर्थिक स्थिति को बगैर देखे हुए, मतलब कि उनको जो अदायगी जो करनी पड़ेगी वो उनको आर्थिक हैसियत के अनुसार सुविधा उनको वही मिलेगी जो संपन्न से संपन्न लोगों के बराबर, चाहे वो स्वास्थ्य की सुविधा हो, चाहे शिक्षा की सुविधा हो या किसी और की तरह की सुविधा या सेवा हो। सेवा जो है बराबर मिलेगी, अदायगी जो है वो आर्थिक हैसियत के अनुसार। और ये पहले भी बताया गया है, पहले भी स्पष्ट किया गया है कि जैसे मान लीजिए शिक्षा है, पढ़ाई है, तो उसमें जो उसका जो पाठ्यक्रम है और या उसके जो शिक्षक हैं, टीचर हैं, सब जो है वो विश्व स्तर के होंगे और उसकी व्यवस्था भी जो है वो विश्व स्तर की होगी। तो ऐसा करने में वो खर्चीला पड़ेगा। तो खर्चीला में जो संपन्न है उसको पूरा जो उसका प्रभार है उसकी अदायगी करनी पड़ेगी। लेकिन जो आर्थिक रूप से विपन्न है, जिसको बोलते हैं अंत्योदय या लास्ट रंग ऑफ दी सोशल ऑर्डर या सोशल लैडर, यानी सामाजिक सोपान का अंतिम जो है वो पायदान पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है, मतलब जो विपन्न है, उसको कोई अदायगी
उसको कोई अदायगी नहीं करनी पड़ेगी। अब इसके बाद आता है BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, या गरीबी रेखा के नीचे। उनको मान लीजिए उनको यही 10 से लेकर के 15%। फिर उसके ऊपर आते हैं एक जो है वो एक जो है मध्यवर्गीय। तो मध्यवर्गीय जो है वो लगभग जो है वो BPL के पास ही हैं, लेकिन उनकी भी आर्थिक हैसियत, आर्थिक क्षमता उतनी नहीं होती है। तो उनको जो है जो प्रभार का मान लीजिए 30 से लेकर 40%। लेकिन चाहे अंत्योदय वाला हो, चाहे BPL वाला हो, चाहे मध्यवर्गीय वाला हो, चाहे संपन्न वाला हो, सुविधा आपको एक ही मिलेगी और समान रूप से मिलेगी। तो वो जो है शिक्षा के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी, और इसी तरह की जो सुविधाएं हैं, और विकास के भी जो वो कार्यक्रम है, सड़क है, रेल है, और भी जो है वो हवाई जहाज है, और जिससे कि निवेशक जो है वो आकर्षित होते हैं। मोदी जी जो दिखा रहे हैं इससे दुगनी और तिगुनी गति से, और जो भी विकास होगा उसमें हमारे पूरे देश के लोग जो है अपने को भागीदार मानेंगे। तो ये वातावरण होता है देश का। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन कुछ जरूर इसके विषय में एक ड्रीम आइडिया रखते होंगे। आखिर जो है भारतीय जनता दल अपने भारतीय भाई बहनों के लिए, अपने आदरणीय भारतीय आवाम के लिए और उनकी खिदमत के लिए किस तरह के वातावरण की बात करता है, और जब भी उसको आशीर्वाद मिलेगा, सत्ता का उपकरण मिलेगा, तो किस तरह का माहौल वो लाएगा। तो एक धुंधला सा विचार जो है वो जरूर आता होगा। और खास करके जो ब्यूरोक्रेसी है, जो कर्मचारियों का जो समूह है, इसमें जो है माने देशभक्त किस्म के, समर्पित, कर्तव्यनिष्ठ और चरित्रवान, और जो है देशभक्त किसे आप कहेंगे, समर्पित किसे कहेंगे, कर्तव्यनिष्ठ किसे कहेंगे, चरित्रवान किसे कहेंगे, इसकी भी व्याख्या कुछ एपिसोडों में बताई गई है, आगे भी बताया जाएगा। इसी किस्म के जो है लोग कर्मचारी अधिकारी या ब्यूरोक्रेसी में लोग माने रह पाएंगे, और उसी का पर्कुलेशन समाज में भी इन्हीं की ओर जो है, यानी इन्हीं गुणों की ओर, या इन्हीं प्रवृत्तियों के ऊपर जो है की ओर जो है वो प्रोत्साहन मिलेगा। तो इस तरह के वातावरण की आवश्यकता है। लेकिन आप देखते होंगे कि किस तरह का सिनेरियो या परिदृश्य है सामने। लोग बताते हैं कि ये कपिल सिब्बल पर जो है वो कोई कुछ वकीलों ने जो है वो मानहानि का वो केस बनाया हुआ है। कपिल सिब्बल को क्या कहा जाए? कपिल सिब्बल जो है कोर्ट फिक्सर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट फिक्सिंग एक बहुत बड़ी समस्या रही है। तो एक बहुत एक नोटोरियस या कुख्यात जो है वो जो है कोर्ट फिक्सर रहा है ये कपिल सिब्बल, और इसीलिए बड़े से बड़े अपराधियों को जमानत दिलाना, आजम खान को जमानत वही दिलवाया, और आजम खान को जमानत दिलाने के कारण जो है आजम खान ने मुलायम सिंह के जरिए जो है वो दबाव डलवाया समाजवादी पार्टी पर कि इसको जो है जब इसे कपिल सिब्बल को राज्यसभा का टिकट नहीं मिला, तो आजम खान ही जो है वो मुलायम सिंह के जरिए जो है यानी समाजवादी की ओर से राज्यसभा का टिकट जो है या राज्यसभा में इसको भेजा गया।
और लालू प्रसाद यादव को भी जमानत, और बड़े से बड़े अपराधियों को जमानत ये दिलवाता है। माने ये उसकी क्या कहते हैं कि विशेषता कह लीजिए या जो भी है, लेकिन कोड फिक्सिंग या कोड फिक्सिंग एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे सुप्रीम कोर्ट की। तो उसका ये सबसे बड़ा वो है, नोटोरियस एलिमेंट है ये। और इसी सुप्रीम कोर्ट से क्या क्या अपने पक्ष में, और इसी एनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडा चौकड़ी के पक्ष में अपने फैसले करवाए, वो देश जानता है। आज उसको अपने पक्ष में सुप्रीम कोर्ट से फैसले जब नहीं मिल रहे हैं, तो ये उसी सुप्रीम कोर्ट की आलोचना कर रहा है। देश ने देखा होगा कि दीपक मिश्र जो कि वो जीएनपीसी समर्थित वो जस्टिस थे, लेकिन जिस तरह का जीएनपीसी वालों का व्यवहार हुआ उनके प्रति जो है, और ख़ास करके यानी राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाले मसले पर वो चाहते थे कि ये इस पर फैसला जल्दी हो और देश में अमन शांति आए। तो ये कपिल सिब्बल कह रहा था कि भाई इसको जो है 2019 के बाद उसको टाल दीजिए। तो जब इसके लिए तैयार नहीं हुए, तो फिर उसको तो ये साजिश इसने क्या किया कि यानी सुप्रीम कोर्ट के मतलब कि मुख्य न्यायाधीश के बाद जो जिनकी वरीयता होती है इसमें सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कि यानी रंजन गोगोई भी थे, और वो कौन था तमिलनाडु से था। तो 4 जज जो है दीपक मिश्रा के खिलाफ आ गए, और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट कैसे लगा, यानी लोकतंत्र को बचाने क्या उसकी भूमिका है। लोकतंत्र तो बचाना न बचाना यही आवाम का काम है। सुप्रीम कोर्ट तो बस वो संविधान की व्याख्या करे और कानून की व्याख्या करे, लेकिन वो सब बहाना बना रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जज कि हम जो है लोकतंत्र को बचाने के लिए हम जो है इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। तो इस तरह की वो साजिश किया इसने, कपिल सिब्बल ने, यानी 4 जो है वो वरिष्ठ न्यायमूर्तियों को सार्वजनिक यानी वक्तव्य दिलवाया। और फिर जो है दीपक मिश्र जो मुख्य न्यायाधीश थे भारत के, तो उनके खिलाफ जो है महाभियोग की साजिश करने लगे। अब उसको पता था कि संख्या बल तो है ही नहीं, संख्या बल न तो जो है वो लोकसभा में है और न तो राज्यसभा में। राज्यसभा में तो थोड़ा बहुत उसकी संख्या थी, तो उसने दीपक मिश्र के खिलाफ यानी महाअभियोग की साजिश या जो प्रस्ताव जो है वो पहले इसी में लाया, पहले वो इसी राज्यसभा में लाया। सोचा कि कम से कम कुछ संख्या तो यहाँ पर है, तो कुछ उसके कामयाबी मिल सकती है। लेकिन संयोग से राज्यसभा के जो सभापति थे, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी जो है वो तुरंत वो खारिज कर दिया। अब फिर जो उपराष्ट्रपति ने इसके कपिल सिब्बल के जो है महाअभियोग के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके खिलाफ फिर गया सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के एक जज या मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ जो है महाअभियोग चलाने के लिए राज्यसभा आया, और राज्यसभा से मुंह खाने के बाद फिर गया सुप्रीम कोर्ट। तो ये उसका चक्कर है। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि अब आप इस पर बहस करिए, और सुप्रीम कोर्ट इनके उसको खारिज करने वाला था। तो बड़ी सफाई से अपने केस को इसने विड्रॉ कर लिया। तो इस तरह का वो चक्कर वो चलाने वाला है। ये मैंने वकीलों के
वकीलों के मैंने जो समूह में एक कलंकित ये वकील है, ये कपिल सिब्बल। और कपिल सिब्बल यही नहीं है, आज जो है तमाम बात चल रही है कि हामिद अंसारी जो है, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति रहे 10 साल तक, जो है वो PFI के साथ देखे जाते हैं। यही तो मानसिकता है कि हामिद अंसारी को समझ लीजिए कि उनको जो नीचा दिखाने का है, और वैसे उनकी हरकतें तो काफ़ी खतरनाक है। हामिद अंसारी की हरकतें देश विरोधी हैं, लेकिन हामिद अंसारी की जो देश विरोधी हरकतें को पूरा न दिखा करके, उसका आंशिक दिखा करके, सिर्फ चूंकि मुसलमान है, वो इस्लाम आस्था से है, ये साजिश वो चल रही है। भारतीय जनता दल कह रहे कि अरे भाई, उसकी असली पहचान है कि वो कम्युनिस्ट है, और कम्युनिस्ट जो है वो कितने खतरनाक है, इस रूप में समझने की आवश्यकता है। तो ये बीजेपी समर्थित जो वातावरण है कितना घातक है, वो है वो कम्युनिस्ट का, लेकिन कि किसी तरीके से जो है वो एंटी मुस्लिम अवधारणा का वो करके पूरे हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को लपेटने की इस साजिश में। ये वास्तव में इस मानसिकता से ये बीजेपी जो है इस मुल्क को क्या दे सकता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। तो ये एपिसोड कुछ लंबा हो रहा है, लेकिन ये कपिल सिब्बल का जो मूल चरित्र है वह देश को जानना चाहिए। तो और वो सुप्रीम कोर्ट उसको सुधार देगा, कतई नहीं। कपिल सिब्बल जैसे तत्व जो कि इस देश के लिए कलंक हैं, उनको इस देश की आवाम ही जो है वो ठीक करेगी। कैसे ठीक करेगी, आगे आने वाले एपिसोडों में वो स्पष्ट किया जाएगा, और कितना वो खतरनाक है इस देश के लिए। बल्कि हमको बुलाया ना सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस करे, तो हम जो है वो जो काला, इसका जो काला चिट्ठा है, PFI से इसे कपिल सिब्बल का क्या संबंध है, और कैसे वो CA के नाम पर जिसमें हिंसा या उपद्रव हो रहा था, इसी PFI ने वो पैसे मंगाए थे 200 करोड़ के आसपास, 90 करोड़ तो इसी उसी PFI ने 90 करोड़ तो इसी कपिल सिब्बल को दे दिया। तो ये चरित्र है उसका। तो क्या इसको तो इतने खतरनाक चरित्र वाले को क्या सुप्रीम कोर्ट ठीक करेगी, आवाम ठीक करेगी? कैसे ठीक करेगी, आगे आने वाले जो है वो एपिसोड में। और कपिल सिब्बल अकेला नहीं है, कितने ऐसे कपिल सिब्बल पड़े हुए हैं जो कि इस देश को डस रहे हैं। तो सारी जिम्मेदारी हमारी आवाम के ऊपर है। आवाम जिस वक्त जो है एक होकर के इस बीजेपी को, कांग्रेस को, और सपाइयों को, कम्युनिस्टों को, TMC को नस्ल में नाबूद करेगी, सबका हल वो निकल आएगा भारतीयता के आधार पर एक होकर। यही निवेदन है भारतीय जनता दल का अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, अपने सभी आदरणीय भारतीय आवाम से। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।